मनमोहन सिंह छोटे व्यापारी थे और एक छोटी दुकान से अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहे थे। उसी दुकान में एक राजू नाम का लड़का भी मजदूरी करता था पढ़ने लिखने में। राजू ठीक था, उसके घर की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए वह मनमोहन सिंह के यहाँ नौकरी करके अपना गुजारा करता था। जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे मनमोहन सिंह को उसे लड़के के साथ लगाव होने लगा और राजू भी मनमोहन सिंह के ऊपर जान देता था, उनकी डांट को भी प्यार से सह लेता था। एक दिन उसको पता चला कि राजू अपने चाचा चाची के साथ रहता है, उसके माता पिता नहीं हैं और उसकी चाची चाचा उसको खाना पीना नहीं देते, मारते पीटते हैं। तभी तो पढ़ने की उम्र में बच्चा 12 घंटे दुकान में काम करता है। एक शाम मनमोहन सिंह अपने घर में खाना खा रहे थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि एक लड़का राजू मेरी दुकान में काम करता है, बहुत ही नेक और ईमानदार लड़का है। जाने क्यों उससे मुझे इतना लगाव हो रहा है। बिन माँ बाप का बच्चा है, क्यों ना उसको हम अपने घर में अपना बच्चा मान ले। ममता कभी खाली नहीं जाती, तुम उसकी सगी माँ न सही किराए की माँ तो बन सकती हो ना। उनकी पत्नी ने भी हामी भारी और उन्होंने दुकान देखने के साथ साथ राजू का दाखिला एक स्कूल में करा दिया और उसे अपने बेटे की तरह मान सम्मान देने लगे। मनमोहन सिंह का खुद का भी एक बेटा था, उन्होंने उसको पढ़ने के लिए विदेश भेजा था। बेटी उनको कोई थी नहीं, तो सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई में लगा दी। अब मनमोहन जी का जीवन आराम से चल रहा था। धीरे धीरे उनका बेटा भी पढ़ाई के बाद बड़ी नौकरी में आ गया और इधर राजू भी छोटी सी नौकरी पकड़ लिया। समय भी इतन लगा और एक दिन अचानक मनमोहन सिंह की तबीयत खराब हुई और वह गुजर गए, क्योंकि बहुत ज्यादा कमाई थी नहीं, इसलिए अपनी पत्नी के नाम बहुत कुछ छोड़कर नहीं जा पाए। पति के जाने के बाद गायत्री जी पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर हो गई थी। मनमोहन जी के जाने के बाद कुछ दिन के लिए वह अपने बेटे के घर विदेश चली गई, लेकिन क्योंकि शहर में पढ़ने वाला बेटा और उसकी मॉडर्न बहू, उन्होंने गायत्री जी को बात बात पर डांटना और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली आया समझ लिया था। अकेले गायत्री जी बहुत दुखी रहने लगी थी, मन में सोचती कि मैंने क्या अपराध किया है, मेरे बेटे बहू इस तरह मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। बहू उनकी किटी पार्टी करती है, बेटा दिन भर ऑफिस में रहता है, शाम को आता तो खाना खा के सो जाता। राजू भी अपने गांव चला गया था और वहां पर उसकी शादी हो गई थी। अपनी पत्नी के साथ वह आराम से रह रहा था। एक दिन राजू की पत्नी ने कहा कि आपको जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, उन माता पिता के दर्शन मुझे भी करवाइए। राजू ने कहा, पिता है नहीं, माता जी तो विदेश में रहती है, कैसे उनको यहाँ गांव में बुलाओ। पर पत्नी जिद करने पर राजू ने किसी तरह से चिट्ठी लिखी, सादर प्रणाम भैया, माता जी से बहुत दिन से मिला नहीं, आपकी इजाजत हो तो माँ को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज दीजिए। आपका राजू। गायत्री जी के बेटे को चिट्ठी मिली तो उसके सर से तो बोझ उतर गया। कितनी जल्दी माँ को यहाँ से हटाया जाए।
तुरंत राजू को बुला लिया और माँ को राजू के साथ भेज दिया। गायत्री जी गांव आ गई और राजू के साथ रहने लगी। अब यहाँ गायत्री जी घड़ी में 7 बजे तक अपना खाना खा पी कर इस समय अपने रामायण पाठ कर सोने लगती हैं। रोज सुबह उठकर गांव घूमने जाती हैं। आज सुबह जब गायत्री जी उठी तो राजू और उसकी पत्नी गायत्री जी के पैर के पास बैठे थे। राजू अपनी महीने की कमाई और बहू घर की चाबी लिए खड़ी थी। गायत्री जी ने दोनों को गले लगाया और रोने लगी। राजू ने गायत्री जी को चुप कराते हुए कहा, माजी, ये सब आपका है, आप यही रहिए हमेशा हमारे पास। राजू की पत्नी चाबी का गुच्छा देते हुए बोली, माजी ये आपका घर है, अब संभालिए इसको, हमको अपनी ममता की छाव में रखिए। गायत्री जी दोनों बेटे बहू को गले लगाते हुए मनमोहन जी को याद करते हुए बोले जा रही थी, आप सही बोलते थे, किराए की माँ बनकर रहोगी तो बेटे का प्यार मिलेगा। आज राजू ने मेरी अपनी संतान से भी ज्यादा मान दिया है। मैं तुम दोनों को छोड़ कभी नहीं जाऊंगी। आज मन से मनमोहन जी के राजू को गायत्री ने अपनाया था और घंटों बातें की थी। आंखों में आंसू भरे गायत्री जी मनमोहन जी की तस्वीर के पास बैठी रही, जिसको राजू ने भगवान के कमरे में लगाया था। गायत्री जी के जीवन में मनमोहन जी की कमी तो भले ही थी, पर राजू और उसकी बहू के प्यार ने उनका बुढ़ापा खुशियों से भर दिया था। दिन भर राजू की बेटी के साथ खेलने में गायत्री जी अपना सारा दुख भूल चुकी थी। कहानी नंबर 2, लालची सास। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेख जी बोली, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है। लता बोली, मांजी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था, उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी बोली, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं, यह सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, लता क्या कर रही हूं? इतना टाइम नहीं है मेरे पास, कार चला के नहीं जाना है। मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताएं कि जिन्हें आपने उसका
जीवन साथी चुना था। वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की। रवि ने कहा, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी सप्लाई शुरू करूं। पापा बोले, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहां से आएंगे? रवि बोला, वही सोच रहा हूं। तभी लता चाय बना कर लाती है। रवि बोला, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया। लता ने कहा, रवि, मेरे पिता के रहना, उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो। दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि गुस्से में बोल, क्या बकवास कर रही हो? ज्यादा जुबान चलने लगी है। लता ने भी गुस्से में कहा, रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूं, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। रवि बोला, नहीं, हमारे घर में यह सबन ही होता। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता ने कहा, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पांव फूल गए। तभी रेखा जी वहां आ गई। रेखा जी बोली, देख लिया, बहू को सिर पर चढ़ाने का नतीजा। निकाल दे इसको घर से बाहर। लता बोली, ठीक है, मैं पुलिस को फोन कर देती हूं। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूंगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है, आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी बोली, सुनो, ये क्या कह रही है? मुकुल जी ने कहा, बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही है? आज के बाद हम तुझसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। लता बोली, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने। आप लोग इतने लालची होंगे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी बोली, इसके बाप को फोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता जी बोली, मान जी, मेरे पिता हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि बोला, ये तुम्हें क्या हो गया? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की। लता बोली, मैं आज तक आपके और मम्मी पापा जी के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च किए, फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय अपना सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास-ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करा दूंगी। तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता बोली, कोमल, मैं आ तो गई हूं,
लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल बोली, चिंता मत कर। मैंने बात कर ली है मेरे ऑफिस में। जगह खाली है, कल से तू जॉब करेगी और मेरे साथ रहेगी। करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटा मुझे तूने क्यों नहीं बताया? लता बोली, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। पिता बोले, बेटी मैं इतना कमजोर नहीं हूं। तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता बोली, नहीं पापा मुझे कुछ समय दीजिए, अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ ही महीने केस चलने के बाद हो गया। रवि को पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।